अक्सर एक सवाल जो जहन में उतरता है और मन को कौंधता है, सवाल यही है कि क्या मौजूदा दौर में मध्य प्रदेश के हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे में नवीनीकरण की आवश्यकता है। यह सवाल इसलिए भी चल पड़ा है क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से एक कोरोना नामक महामारी के आगे हमारा हेल्थ सेक्टर बेदम हो गया था। हमने देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य के अभाव में हमारी जनता, हमारी आवाम जान गंवाती रही और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जनता ने एक हेल्थ सेक्टर का अभाव जिया है, एक अभाव में उन्होंने एक इस तरीके का सामना किया है एक महामारी का कि ये मंजर हमने अपनी खुली आंखों से देखा है। तो यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वर्तमान में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए क्या नवीनीकरण का काम कर रही है। यह सवाल इसलिए भी जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन से काम है जो मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए उठाए हुए हैं। तो देखिए हमारी खास पेशकश मंथन में। आवाम जब अपने नुमाइंदों को चुनकर संसद या विधानसभा भेजती है तो आवाम की यही अपेक्षाएं रहती हैं कि मुल्क के रहबर उनकी बेहतरी के लिए काम करे। आवाम के चुने हुए नुमाइंदों का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि वह आवाम के मंसूबों पर खरे उतरे। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी रोड मैप पर काम कर रही है। एक समय था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, किंतु आज यही मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उठकर एक स्वस्थ राज्य बन गया है। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन की है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार हाल ही के बजट में कोई नई योजना तो शुरू नहीं की है, लेकिन पुरानी योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट रखा है। प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के लिए 109 करोड़ रुपए अतिरिक्त रखे हैं। प्रदेश में अभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जो आने वाले सालों में 22 हो जाएंगे। एमबीबीएस की सीटें 2035 से बढ़कर 3250 हो जाएंगी। बीएससी नर्सिंग की सीटें 390 से बढ़ाकर 810 करने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य, हेपेटाइटिस, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए 281 करोड़ का बजट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने शिशु स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, हेल्थ और वेलनेस केंद्र समेत सभी कार्यक्रमों के लिए 3600 करोड़ रुपए रखे हैं, जो पिछले साल 3035 करोड़ रुपए था। मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, जीका आदि के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 201 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया है। आजादी के बाद से ही भारत जैसे विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक अभाव उत्पन्न रहा है। अगर हम ग्रामीण एरिया की बात करें तो जहां एक और ग्रामीण एरिया को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उपेक्षित रखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी एरियाओं पर भी अधिक ध्यान दिया गया। और यही कारण रहा कि हमारा जो ग्रामीण एरिया है वो हेल्थ सेक्टर से कमजोर होता गया और जो हमारा शहरी एरिया है वो हेल्थ सेक्टर से मजबूत होता गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आखिर इस मिथक को तोड़ने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, वो कौन सी योजना है जो आज मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई प्रदान कर रही है, वो कौन सी योजना है जिससे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का ढांचा और बुनियादी ढांचा बिल्कुल मजबूत हो रहा है। वह कौन सा रोड मैप है जिसके कारण आज मध्य प्रदेश ने एक अलग पहचान बनाई है, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर की बात करें या शिक्षा के सेक्टर की बात करें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि शरीर में रोगों का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि पूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति का होना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से इस परिभाषा का विस्तार हुआ, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से गुणकारी जीवन व्यतीत करने की क्षमता को भी सम्मिलित किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना। यह योजना 1 जुलाई 2011 को शिवराज सरकार ने प्रारंभ की है। इसका मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके अलावा शिवराज सरकार ने वर्ष 2005 में गर्भवती महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना भी चलाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इसके अलावा भी शिवराज सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जैसे निशुल्क डायलिसिस योजना। यह योजना मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में निशुल्क डायलिसिस योजना संचालित करना है। इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। यह योजना मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2004 को प्रारंभ की गई। लाडली लक्ष्मी योजना। यह योजना मध्य प्रदेश में वर्ष 2007 में संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना है। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन। यह मिशन मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण की रोकथाम तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य वर्ष 2010 से यह मिशन चलाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति हो रहे अमानवीय व्यवहार को रोकना और शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को सशक्त बनाना है। सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान। इस मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में की है। इस मिशन का उद्देश्य डिप्थीरिया, बलगम, पोलियो, टिटनेस, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से जनता को बचाना है। और आयुष्मान भारत योजना। यह योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2018 से शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा तथा चिकित्सालय में 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज करवाना है। तो यह थी मध्य प्रदेश सरकार की वो योजनाएं जिनसे जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हो रही थी। लेकिन अब हमें यह भी जानना जरूरी है और महत्वपूर्ण भी है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्या क्या नवाचार किए हैं, वो कौन सा रोड मैप है जिनके रास्ते पर मध्य प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। हाल ही में सूबे की शिवराज सरकार ने अपना बजट पेश किया, जिसमें शिवराज सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 18% की बढ़ोतरी की है। शिवराज सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 में 11,384 करोड़ का बजट रखा था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए 13,642 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 12 करोड़ 47 लाख का प्रावधान अलग से किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 22 नए चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी और 3,250 MBBS की सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही वर्तमान में उपलब्ध 2,035 MBBS सीट को बढ़ाकर 3,250 कर दिया गया है। नर्सिंग में 50 सीट को बढ़ाकर 250, MSc नर्सिंग में 50 को बढ़ाकर 350 और BSc नर्सिंग में 390 सीट को बढ़ाकर 810 की जाएंगी।
वर्तमान में श्योपुर, राजगढ़, सिवनी, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह और छतरपुर में नए मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा भी शिवराज सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान के लिए 923 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें संजीवनी क्लिनिक, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ ही इनका संचालन व्यय शामिल है। जिला अस्पताल और औषधालयों के निर्माण के लिए 1180 करोड़ रखे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए शिवराज सरकार ने 481 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। CHC, PHC उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बनाने के लिए सरकार ने 180 करोड़ का प्रावधान किया है। आयुष्मान भारत योजना के लिए सरकार ने इस बार बजट बढ़ा दिया है। पिछले बजट में आयुष्मान भारत योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान जो बढ़ाकर इस बार 833 करोड़ हो गया है। इसी तरह बीमार पशुओं के इलाज के लिए हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। इसमें एक पशु चिकित्सक और सहयोगी को तैनात किया जाएगा। वह घर घर जाकर पशुओं का इलाज करेंगे। इन एम्बुलेंस में जरूरी चिकित्सा उपकरण भी होंगे। केंद्र के सहयोग से यह योजना शुरू की जा रही है। इसके अलावा गहन पशु विकास योजना के लिए 720 करोड़ का प्रावधान है। यह राशि उन्नत किस्म के दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने पर खर्च होगी। एक समय था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी के अथक प्रयासों से अब यही बीमारू राज्य एक स्वस्थ राज्य के रूप में उभरा है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज, जिनमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा शामिल है, इन सभी मेडिकल कॉलेजों में स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जाएगी और इस काम को महज 6 महीने के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और यह कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आज मध्य प्रदेश दुनिया भर में और देश भर में एक नए राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है और हेल्थ के सेक्टर में मजबूत बन रहा है। गत दिनों मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में बच्चों की जेनेटिक बीमारियां जैसे सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया तथा कैंसर, ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के उपचार के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में 6 बिस्तरीय बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट एवं 24 बिस्तरीय पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जाएगी। इस यूनिट के माध्यम से विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें स्वयं के स्टेम सेल ग्राफ्टिंग एवं अन्य व्यक्ति के बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। मंत्री सारंग ने यह भी बताया कि बच्चों में सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एवं थैलेसीमिया जैसी जेनेटिक बीमारी संक्रमित बोन मैरो को निकालकर दूसरे व्यक्ति का स्वस्थ बोन मैरो करने के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। वहीं कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के पीड़ित मरीजों में उनके स्टेम सेल को निकालकर ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि बच्चों में कैंसर एवं जेनेटिक बीमारियों के उपचार के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था विकसित कर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क के विख्यात बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश सतवानी निःशुल्क चिकित्सकीय उपचार एवं सहयोग प्रदान करेंगे। ये बहुत असाध्य बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी उपचार है। दुनिया में इस बात को स्थापित भी किया है और स्टेम सेल को लेकर पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर रिसर्च चल रही है। हमने विगत दिनों ये सुनिश्चित किया था कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हम हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट की यूनिट को बहुत मजबूत और स्ट्रेंथन करेंगे। उसी आयाम को हम आगे बढ़ाते हुए स्टेम सेल के रिसर्च और उसके माध्यम से अन्य बीमारियों का भी हम उपचार कर सकें, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। आपकी जानकारी में मैं देना चाहता हूं, स्टेम सेल रजिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अलग से पॉलिसी है
जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने स्टेम सेल को रजिस्टर कर सकता है और उसके माध्यम से वो अपना बोन मैरो और स्टेम सेल को डोनेट कर सकता है। इस पूरे प्रकल्प में हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश के ही बल्कि भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज से जिन्होंने MBBS किया है, विश्वविख्यात बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश सतवानी हमें अपनी निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, जो कि अमेरिका बेस्ड हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हैं। हमारी उनसे बातचीत हुई है और जो इंदौर में हमने हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की शुरुआत की थी, उसमें भी डॉक्टर प्रकाश सतवानी ने हमें सहयोग किया था। मेरी स्वयं की हमारे ACS महोदय सुलेमान साहब और हमारे कमिश्नर साहब के साथ हमारी 2 दिन पहले डॉक्टर प्रकाश सतवानी जी के साथ बातचीत हुई है और हम उनके साथ एक प्रॉपर MOU करने वाले हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की पूरी जो नो हाउ है वो हम उनसे प्राप्त करेंगे। हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, हमारे नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग, इसको हम सुनिश्चित करने वाले हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में कई बच्चे और यंग एडल्ट्स जिनको ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा किया जा सकता है, ऐसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। तो हमारा प्रयत्न ये है कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर खोले जाएं, जिससे कि रक्त से होने वाली बीमारियां जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो उसकी कोशिश कर रहे हैं हम। जो मेडिकल कॉलेजेस में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट खोलने की बात कर रहे हैं वो है जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, भोपाल और इंदौर में ऑलरेडी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है। जहाँ तक पीडियाट्रिक कैंसर का सवाल है, बच्चे जिनको कैंसर होता है अमेरिका में लगभग उनका 80 से 90% बच्चे जीवित रहते हैं बिना कैंसर के। इंडिया में इसका नंबर काफ़ी कम है। तो हमारी उम्मीद यही है कि मध्य प्रदेश के बच्चे जिनको कैंसर हो रही है और जो जिनको इलाज करवाने में काफ़ी खर्चा आता है, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट्स खोलें, जिससे कि उनका इलाज अच्छी तरह से और फ्री हो। इंदौर में जो आपने शुरू किया है यूनिट, उसका क्या रिस्पांस मिला गवर्नमेंट, और क्या पेशेंट्स अपने कितने मध्य प्रदेश में इस तरीके से हैं? इंदौर में हमने अभी तक लगभग 50 ट्रांसप्लांट किए हैं और जो रिस्पांस रेट है वो काफ़ी अच्छा रहा है, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। जब मैं पहली बार 2018 में ट्रांसप्लांट यूनिट चालू किया था तो मुझे लग रहा था कि 70% के आसपास रिस्पांस रेट रहेगा। अभी हमारा रिस्पांस रेट लगभग 80% के करीब है और जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के काफ़ी करीब है। मेरी ऐसी उम्मीद है कि आने वाले जो 50 बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे उसमें सक्सेस का रेट जो 80% से ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, वहाँ तो उन्होंने हमें काफ़ी मदद की है, यूनिट बनाया है और समय समय पे जब भी कोई मुश्किल आती है तो हमें मदद मिलती है, जिससे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जारी रहे। स्टेम से जैसे आपने देखा कि अस्पताल में सभी मरीज ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये एक मैं सरकार की और अधिकारियों की एक उपलब्धि कहना चाहूँगा कि हम लोग उस तरह बेहतर सुविधा देने में सक्षम हुए हैं और आगे भी भविष्य में ऐसा लग रहा है कि हम लोग सक्षम होंगे कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं मरीज को दे पाए, जिससे हम लोगों का मातृ मृत्यु दर और इन्फेंट मॉर्टिलिटी कम से कम हो जाए। मरीजों के साथ कुछ लोग जो साथ में आते हैं, मोहल्लों से संपर्क करना चाहूँगा, कुछ लोग बाहर बैठे हुए। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। कैसी सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी प्राइवेट में है वैसी यहाँ पे है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि किसी। मैं आदर्श नगर, बाक्सिंग थाने के पास, आदर्श नगर। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर का ये भयानक दृश्य
पूरी दुनिया ने और पूरी देश ने अपनी खुली आंखों से देखा। लेकिन इस महामारी से निपटने के लिए सिर्फ एक ही उपाय था और वो था सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार वैक्सीनेशन महाअभियान के जरिए हर भारतवासियों को सुगमता से वैक्सीन बनाने और वैक्सीन पहुंचाने की योजना पर कार्य कर रही थी, तो दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सुगमता से वैक्सीन पहुंचाने की योजना पर कार्य कर रहे थे। और आखिरकार हुआ वही कि शिवराज सिंह चौहान की और केंद्र की मोदी की सरकार की मेहनत रंग लाई और आज मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 10 करोड़ लोगों को कोरोना की डोज लगाई जा चुकी है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा आंकड़ा देखें तो कोरोना की वैक्सीनेशन का दूसरा डोज मध्य प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोगों को लग चुका है। और इसी तरीके से हमने देखा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में किस तरीके से सरकारों ने जनता की बेहतरी के लिए काम किया है, चाहे वह मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो, चाहे वह केंद्र की मोदी सरकार हो। और आज हम कह सकते हैं कि भारत ने पूरी तरीके से कोरोना महामारी से निपटने में अपना खूब दम दिखाया है, जिसकी सराहना देश और दुनिया में खूब की गई है। देश भर में कोरोना टीकाकरण महाअभियान का 1 बरस पूरा हो गया है। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। इसी दिन से पूरे भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन लगाकर कोरोना के विरुद्ध जंग की शुरुआत की गई थी। इस जंग को लड़ते लड़ते 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस 1 बरस के दरमियान देश में अब तक लगभग 156 करोड़ से अधिक कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। लेकिन अगर राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ अब तक 10 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 5 करोड़ 63 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है और 5 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है। वहीं प्रिकॉशन डोज की बात करें तो यहाँ 2,68,000 से अधिक लोगों को एहतियाती डोज लगाई जा चुकी है। फिलहाल पूरे देश में 60 साल से अधिक उम्र के कोमॉर्बिड वाले बुजुर्गों को एहतियाती डोज लगाई जा रही है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर में और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। अगले हफ्ते नए विषय पर नए मंथन के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।